हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले के चैप्टर में हमने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, कैसे अपना खाना बनाते हैं और उनके मोड्स क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के। अब हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है कि हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में दैट प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जबकि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। ये सारी बात हमने चैप्टर 1 में पढ़ी। Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। तो देखो, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना रहे। एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर। चाहे डायरेक्टली बोल दो, डायरेक्टली कैसे डिपेंड होंगे? जैसे डियर है, डियर घास खाता है तो डियर डायरेक्टली डिपेंड हो गया। और कुछ एनिमल्स होते हैं वो इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। कैसे? जैसे शेर है, शेर डियर को खाता है और डियर घास को खाता है ना। तो इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि अगर शेर को डियर नहीं मिलेगा तो शेर भूखा मर जाएगा, और अगर डियर को घास नहीं मिलेगी तो डियर भूखा मर जाएगा। तो इस तरह से सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। Recall that all organisms including human require food for growth, repair and functioning of the body। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं। याद रखिए कि हम ये पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे फिर वो ह्यूमन्स ही क्यों ना हो, उनको खाने की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर करने के लिए बॉडी को और प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। अगर आप खाना नहीं खाते हो तो आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती, बॉडी अच्छे से काम नहीं करती है, तो इस सब के लिए खाने की बहुत ज़रूरत होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अगर जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के न्यूट्रिशन की बात करें तो इसके अंदर आएगा कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी न्यूट्रिएंट की बॉडी की, ठीक है। दूसरी चीज़, किस तरीके से हम उस न्यूट्रिएंट को अपने शरीर में ले रहे हैं, क्या मोड है, क्या तरीका है, और तीसरी चीज़ उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है बॉडी के अंदर। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below। क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था कि फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और वो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं आपको यहाँ पर लिखना है और कमेंट सेक्शन में भी लिखना है। अगर आपको नहीं याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए कि मुझे याद नहीं है क्लास 6 का, तो मैं आपको आंसर दे दूँगी। The components of food such as carbohydrates are कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और वैसे ये कुछ कंपोनेंट्स आपको चैप्टर में भी मिल ही जाएंगे पढ़ते पढ़ते। जैसे देखो, कंपोनेंट ऑफ फूड की अगर बात करें तो एक है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स का मतलब काफ़ी ज़्यादा जटिल है, ठीक है, ईजी नहीं है डाइजेशन के लिए। तो पहले इसको क्या करना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ता है ताकि इजीली इसका यूटिलाइजेशन हो, बॉडी इसको पचा पाए। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन यानी खाने का पचना। क्या होता है खाने का पचना? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का जो कि ऐसा है उसको सिंपल सब्सटेंस बनाना ताकि हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाए, उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाए। इस प्रोसेस को ही हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक। 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे जो एनिमल्स हैं वो खाना अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं। The mode of taking food into the body varies in different organisms। जो तरीका होता है ना फूड का अपनी बॉडी में लेने का, वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरीके का होता है। जैसे कि बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। आपने मधुमक्खी को देखा है, फूलों पे बैठती है, और एक ऐसी छोटी सी बर्ड भी होती है जिसे हम हमिंग बर्ड कहते हैं। तो वो क्या करती है, फूलों का जूस को चूसती है, ठीक। तो उनका ये तरीका है न्यूट्रिशन लेने का। और
जो इन्फेंट होते हैं ह्यूमन के एंड जो दूसरे अदर एनिमल्स के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मम्मी के दूध पीते हैं ना, तो वो उस पर डिपेंड होते हैं। स्नेक लाइक पाइथन swallow द एनिमल दे प्रे अपॉन। और पाइथन जैसे बड़े सांप क्या करते हैं, पूरे जो भी उनका शिकार होता है उसको निगल जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। और कुछ जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो उनके आसपास का कुछ ऐसा खाना होता है जो पानी में तैर रहा होता है ना, उसको निगल लेते हैं, उससे जीवित रहते हैं। तो सबका तरीका अलग अलग है। एक्टिविटी 2.1 What is the type of food and mode of feeding of the following animals? हमारे पास एक टेबल दी गई है, हमें ये देखना है कि कौन सा एनिमल किस प्रकार का खाना खा रहा है और क्या तरीका है उसका उस खाने को अपने शरीर में कंज्यूम करने का। Write down your observations in given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. जैसे कि देखो यहाँ पर एनिमल्स का नाम लिखा है, स्नेल, आंट, ईगल, हमिंग बर्ड, ठीक है। फिर काइंड ऑफ फूड, किस प्रकार का खाना ये खाते हैं वो हमें बताना है, और मोड ऑफ फीडिंग, ये किस प्रकार से फीड करते हैं, कैसे खाते हैं, वो भी हमें बताना है। मैं यहाँ आपको बोलती जाऊंगी और आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। जैसे अगर बात करी जाए स्नेल की, तो स्नेल क्या खाता है, स्नेल पत्तियाँ खा लेता है, ठीक है, फंगी ऐसी चीज़ों को खाता है। तो यहाँ आप काइंड ऑफ फूड के अंदर लिख देना लीव्स, और कैसे खाता है, चबाता है, तो यहाँ लिख लो चूइंग, ये लिखा है नीचे चूइंग, इसको लिख लो स्नेल में। अब बात आती है आंट, चींटी की। चींटी क्या खाती है, जहाँ मीठा होता है वहाँ आ जाती है, तो स्वीट्स हो गया, वीट भी खा लेती है चींटी, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ आटा होता है वहाँ भी चींटी आ जाती है। इंसेक्ट्स को खा लेती है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ लिख देना। और चींटी भी क्या करती है, चूइंग करती है, तो चूइंग लिख लेना। इसके बाद आता है ईगल। तो ईगल क्या खाता है, फ्लैश खाता है। आपने कभी देखा हो या ना देखा हो, अगर कोई बड़ा जानवर मरा पड़ा रहता है तो वहाँ भी ईगल आ जाता है, मांस खाता है मतलब ईगल, तो यहाँ फ्लैश लिख लेना। और ईगल क्या करता है, निगलता है। ईगल के दांत नहीं होते हैं तो वो चू तो कर नहीं सकता, चबा नहीं सकता, वो निगलता है, तो स्वेलिंग आएगा, स्वेलिंग ये, ठीक है। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड क्या करती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये देखो यहाँ ऊपर पढ़ा था ना, हमिंग बर्ड सक्स द नेक्टर, तो हमें पता पड़ गया सक करती है। और नेक्टर, तो यहाँ हम लिखेंगे नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, फ्रूट जूस, सॉरी फ्लावर जूस, फ्लावर्स का जो जूस होता है ना उसको हम नेक्टर बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्टर और यहाँ लिखेंगे सकिंग। अब आगे लाइस यानी कि जुएं। जुएं क्या करते हैं, आपको पता है खून चूसते हैं, तो ब्लड लिखो क्योंकि उनका खाना ही ब्लड है, और चूसते हैं यानी सक करते हैं, सकिंग लिखो। सेम विद द मॉस्किटो, मॉस्किटो भी खून चूसते हैं, तो लिखो ब्लड, यहाँ लिखो सकिंग। बटरफ्लाई क्या करती है, बटरफ्लाई भी नेक्टर, नेक्टर पे जीवित रहती है यानी फूलों के जूस पे, तो यहाँ लिखो नेक्टर, यहाँ लिखोगे सकिंग। उसके बाद आता है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करती है, जो मतलब कि खाना होता है सेमी डाइजेस्टेड होता है या गंदा होता है, सड़ा होता है, उस खाने पे बैठ जाती है, तो उस चीज़ को आप लिख दोगे। मक्खी तो बहुत सारी चीज़ें खा लेती है, जो भी उसको पड़ा मिला, सड़ा हुआ मिला, उस चीज़ को आप यहाँ लिखो। और मक्खी के खाने के तरीके को हम कहते हैं सिफोनिंग। क्या कहते हैं, सिफोनिंग, यहाँ नीचे लिखा है, इसे आप यहाँ पर लिख लेना। तो इस तरीके से आपकी टेबल जो है ये एक्टिविटी 2.1 की कंप्लीट हो गई। अब एक बार हम और डिस्कस कर लें स्नेल के बारे में। तो स्नेल क्या करता है, अपने मुंह से खाता है, ठीक है, और उसके फेवरेट फूड्स भी मैंने आपको बता दिया, पत्ती खाता है, फंगी खाता है और एल्गी खाता है। अगर हम आंट की बात करें तो आंट का अपना मुंह होता है जिससे वो आराम से खा लेती है। फिर दोबारा से ईगल, ईगल एक कार्निवोर होता है। कार्निवोर वो एनिमल होते हैं, बर्ड होते हैं जो कि क्या खाते हैं, फ्लैश, और ईगल के दांत नहीं होते तो चबा तो पाएगा नहीं, इसलिए वो स्वेलो करता है। हमिंग बर्ड के बारे में एक जानकारी और देना चाहूँगी कि वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट बर्ड है, सबसे छोटी चिड़िया होती है, ठीक। लाइस का भी आपको पता है, मॉस्किटोज का बता दिया, सारी मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स यहाँ से देख लेते हैं जो बताए जा रहे हैं। Starfish feed on animals covered by hard shells of calcium carbonate.
After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. तो स्टारफिश कौन से एनिमल्स को खाती है? उन एनिमल्स को खाती है जिनके ऊपर एक हार्ड शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का चूने टाइप का एक शेल बना होता है, उसके अंदर एक जीव रहता है, उनको खाती है ये स्टारफिश, ठीक। तो जब स्टारफिश को खाना रहता है तो उसका पेट बाहर को आ जाता है, ठीक है, और वो खा लेती है फिर उस एनिमल को और फिर वो पच जाता है। स्टारफिश का तो ये तरीका हो गया। डाइजेशन इन ह्यूमंस, ये तो आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताया गया है। हमें देखना है डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो आप में से बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हम तो पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो एनिमल्स की जगह ये ह्यूमंस कहाँ से आ गए, हम जानवर हैं क्या? तो हाँ, हम जानवर हैं। एनिमल्स सोशल एनिमल कहा जाता है। इंसान भी एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। तो हमारा डाइजेशन और उनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं अंतर, तो इसलिए इसी के अंदर हम अपना भी डाइजेशन का देख रहे हैं, डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो पढ़ते हैं। We take in food through the mouth, digest and utilize it. The unused part of the food are defecated. डाइजेशन में क्या होता है, हम खाना खाते हैं, फिर वो पेट में चला जाता है, पच जाता है, हमारी बॉडी उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सबको यूज़ कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है, और जो भी वेस्ट होता है वो सुबह फ्रेश होते टाइम वेस्ट हमारा बॉडी से बाहर चला जाता है, उसको हम कहते हैं डिफिकेशन, डिफिकेटेड। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी? चलो ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी, लेकिन कभी सोचा कि पेट के अंदर, जैसे आपने मुंह के अंदर डाला खाना, पेट में गया और क्या क्या होता होगा खाने के साथ, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। The food passes through a continuous canal which begins at the vocal cavity and ends at the anus. डायग्राम को साथ में देखो कि असल में इसमें होता क्या है। जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ से खाते हैं, इस पूरे एरिया को, इस जगह को वोकल कैविटी कहते हैं, मुंह वाले को, और फिर यहाँ से पूरा होते हुए ये पूरा प्रोसीजर ऐसे फॉलो करते हुए, ऐसे प्रोसीजर फॉलो करते हुए यहाँ एनस तक, ठीक, फ्रेश होने से पहले एनस तक, माउथ से एनस तक एक ये लंबी सी पाइप है, इससे होके गुजरता है हमारा खाना, ठीक है, ये बात आ गई समझ में। इसको हम कहते हैं कैनाल। वैसे कैनाल नहरों को कहते हैं जो पानी लेके जाती हैं, तो उसी प्रकार का ये एक हमारा बॉडी के अंदर भी कैनाल है जो वोकल कैविटी या फिर माउथ से लेकर एनस तक होता है। अब हम इस कैनाल को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ कंपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि पढ़ाई आसान हो जाए। कैसे कैसे करेंगे? पहला बोलेंगे वोकल कैविटी, जो ऊपर का पोर्शन देख रहे हो इसे हम कहेंगे वोकल कैविटी। दूसरा पोर्शन बोल देंगे फूड पाइप। फूड पाइप को एक और स्टैंडर्ड नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ईसोफेगस। तो ये जो आप नली देख रहे हो जो आपको खाना नीचे पहुंचाती है, इसको हम ईसोफेगस या फिर फूड पाइप कहते हैं। अगर तीसरी बात करें तो आगे आपका स्टमक, पेट, ये रहा आपका स्टमक, ठीक है, तीसरी चीज। फोर्थ चीज होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फिफ्थ चीज होगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये अंदर में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये बाहर बड़ा सा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। एंड सिक्स्थ वन इज एनस, जो कि आखिरी पॉइंट है। तो इस तरीके से हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया इस पूरे कैनाल को। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपको नहीं लग रहा कितना लंबा सा हो गया ना, हमारा खाना कितना घूमता फिरता होगा, यहाँ से लेके वोकल कैविटी से लेके एनस तक, बीच में कितनी सारी चीजें आ रही हैं। हाँ, ये काफी लंबा बात होता है और इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और एक और नाम होता है इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो कुछ नए नाम आए हैं आज आपके सामने, उनको आप अच्छे से याद कर लेना, एक दो बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। जैसे कि इसको पोर्शन को वोकल कैविटी कहते हैं, फूड पाइप को हम एक और नाम से जानते हैं ईसोफेगस कहते हैं, ठीक है। वोकल कैविटी से लेके एनस तक एक कैनाल है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हमने 6
पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 बकल कैविटी, नंबर 2 फूड पाइप, नंबर 3 स्टमक, नंबर 4 स्मॉल इंटेस्टाइन, नंबर 5 लार्ज इंटेस्टाइन एंड नंबर 6 एंड द लास्ट एनस। आ गई बात समझ में? आ गई होगी, ठीक है। The food component gradually get digested as food travels through the various compartments, the inner walls of stomach and small intestine, and the various glands associated with the canal, such as salivary glands, liver, and pancreas secrete digestive juice. क्या बताया जा रहा है कि जब हमारा ये खाना इतने पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए गुजरता है, ट्रैवल करता है, तो धीरे धीरे होके पच जाता है। ऐसा नहीं हमने मुंह में खाना डाला और पच गया ना, थोड़ा खाना मुंह में, थोड़ा खाना पेट में, थोड़ा खाना लार्ज इंटेस्टाइन में, थोड़ा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे करके धीरे धीरे पचता है। हमारे पेट की स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की दीवार है ना, उनके अंदर भी क्या होता है कि कुछ ऐसे जूसेस होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, और कुछ ऐसे ग्लैंड्स भी हैं हमारे जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, जिनके अंदर कुछ जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं उन्हें, क्योंकि वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अभी जूसेस किस किस के पास होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। देखो लीवर भी बना है, ये रहा लीवर। जो लोग शराब पीते हैं ना, उनके लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, लीवर में सूजन आ जाती है, इसलिए शराब अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, वो यही लीवर है, ठीक है। और ये देखो नीचे पत्ती जैसा दिख रहा है, ये पैनक्रिया है। तो इनके जूसेस को तो आप नहीं देख पाते हो, पेट के अंदर रहते हैं, लेकिन एक जूस जो सलाइवरी ग्लैंड निकालता है वो आप जानते हो, लाड़ जानते हो? लाड़ जो हमारे मुंह में टेस्टी खाना देखने के बाद मुंह में पानी भर जाता है, वो लाड़ होती है। इसको इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी होती है और बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। हाँ, लोगों को घिन आती है, लेकिन ये बात फैक्ट है कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसीलिए सुबह उठने के बाद तुरंत ब्रश करने से पहले ही आपको पानी पी लेना चाहिए, ताकि वो लाड़ बाहर ना जाए और आपके अंदर ही रहे, बिकॉज वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और खाना पचाने में भी हेल्प करती है। तो एक आप समझ गए ना, ये सलाइवरी ग्लैंड होते हैं और इन सलाइवरी ग्लैंड से ही ये जूस निकलता है पानी जैसा, जिसको हम लाड़ या सलाइवा कहते हैं, ठीक। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। ये जो जूसेस हैं ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, हार्ड सब्सटेंस है, उसको सिंपल बनाते हैं ताकि पचने में आसानी हो। आप ये समझ लो जैसे कि पूरी एक रोटी है, उसे आप तुरंत मुंह में डालोगे, चबाने में दिक्कत आएगी ना, तो आपका दांत क्या करता है, पहले आपका हाथ क्या करता है, एक छोटा सा गस्सा लेता है या बाइट लेता है, उसको मुंह में डालता है, ठीक, मुंह में डाल लिया। अब दांत क्या करेंगे, फर्दर उसको छोटा 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 पेस्ट सा बना लेंगे, ठीक। पेस्ट कैसे बनेगा, क्योंकि मुंह में सलाइवा भी है, तो वो इजीली हमारे पाइप के थ्रू नीचे चला जाता है। अगर मान लो आपकी सलाइवा ही नहीं होगी तो सूखा सूखा सा रहेगा ना सब, और सूखा सूखा रहेगा तो नीचे जाने में प्रॉब्लम होगा। तो भगवान ने सब कुछ सोच के सिस्टम फिक्स किया है आपके शरीर का। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ऐसा नाश्ता या ऐसा खाना खा रहे होते हैं जो काफ़ी सूखा सूखा सा रहता है, तो हमारा सलाइवा भी सूख जाता है और उसको स्वेलो करने में हमें काफ़ी दिक्कत आती है। जैसे अगर हम सिंपल सूखा सा पोहा खाते रहें, जो सूखा वाला चूड़ा होता है उसको खाएं खाली, तो थोड़ी दिक्कत आती है। बीच बीच में पानी या चाय पीते रहें तो वो इजीली स्वेलो हो जाता है, एज सिंपल एज दैट, ओके। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब ये तो हमने एक बेसिक चीज़ को समझ लिया कि ऐसा होता होगा वैसा होता होगा खाने के साथ, बकल कैविटी से लेके एनस तक। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो 6 कंपार्टमेंट्स मैंने बताया उनमें बेसिकली क्या क्या होता है। तो पहले देखेंगे माउथ, द माउथ एंड बकल कैविटी। मुंह के अंदर की जो चीज़ है, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ऑल, इसके अंदर हम क्या होता है जब हम खाना मुंह में रखते हैं, इनटेक करते हैं, तो ये सब मैं बताने वाली हूँ। Food is taken into the body through mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. इसको याद रखें। हम अपना जो खाना है जब मुंह में रखते हैं तो ये एक प्रोसेस है और सबसे पहली प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। मतलब खाने को आपने मुंह में रखा, इस प्रोसेस को ही इंजेशन कहते हैं।
We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हम क्या करते हैं, चबाते हैं खाने को, खाने के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, है ना। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. Our teeth vary in appearance and perform different functions accordingly. They are given different names. हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे दांत होते हैं, अलग अलग जगह पे फिट होते हैं, और दांत भी कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं हमारे मुंह में, सब एक ही टाइप के नहीं होते, और अलग अलग प्रकार के दांतों का काम भी अलग अलग होता है, जो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक, उससे पहले हम जरा ऊपर ये पढ़ेंगे, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ये मिल्क टीथ कौन से होते हैं, दूध वाले दांत, और परमानेंट दांत क्या दूध के बने होते हैं, नहीं नहीं नहीं। मिल्क टीथ उन दांतों को कहते हैं जो जन्म लेने के बाद पहले आते हैं, फिर आपके दांत टूटते हैं, आपको याद है ना, दांत टूटते हैं, और बचपन में बोलते थे कि चूहा ले गया, चूहा नहीं ले जाता, वो टूटते ही हैं क्योंकि वो मिल्क टीथ होते हैं। फिर आपके दांत आते हैं जिनको परमानेंट टीथ बोला जाता है क्योंकि वो नहीं टूटते। ठीक, डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ some years ago? The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. सब याद करो वो दिन जब आपके दांत टूटते थे, तो जब हम पैदा होते हैं उसके बाद हमारे दांत आते हैं ना, और जब हम 6 से 8 साल के हो जाते हैं उस बीच में हमारे वो दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, तो उन्हीं दांतों को जो टूटते हैं ना उनका हम मिल्क टीथ कहते हैं। The second set that replaces them are permanent teeth. और उसके बाद जब हमारे नए दांत आते हैं उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं, और ये हमारी लाइफ, जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक हमारे साथ रहते हैं। बस जब हम कभी अपने दांतों की सही से सफाई ना करें, केयर ना करें, या फिर ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, या कोई डेंटल डिसीज़ हो जाती है, तभी ये गिरते हैं, अथवा ये नहीं गिरते, ये परमानेंट रहते हैं। अब ये बूझों के दिमाग में क्या चल रहा है, ज़रा इसे भी देखते हैं। Bujo is fascinated by the highly coiled small intestine seen in figure 2.2. He wants to know its length. Would you like to make a wild guess? We have given its approximate length on page 16. Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within our body. बूजो को क्या लग रहा है कि इतना लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पेट में है। पेज 16 के अंदर आपको बताया गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या लेंथ है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे तो हमें भी पता पड़ेगा कि इतना लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन है, पता नहीं हमारे पेट में कैसे रखा है, एकदम घुमा घुमा के रखा हुआ है बढ़िया तरीके से, है ना। तो इसको हम अभी देखेंगे, जब हम क्या देख लेंगे, पेज 16। अब आगे थोड़ा सा दांतों पे ही नजर मारते हैं, फिगर देखते हैं। ये देखिए, अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसिजर। अगर बात करें आगे के ये 4 दांत, ये जो आगे के 4 दांत होते हैं ये हमारे इंसिजर होते हैं। देखो ये नीचे के दांत दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन नीचे के और ऊपर के एक ही टाइप के दांत लगे होते हैं, तो नीचे के 4 और ऊपर के 4, तो ये जो आगे के 4 दांत होते हैं ना ये इंसिजर होते हैं। इसके बाद आपके आते हैं कैनाइन, एक ये रहा और एक ये रहा, एक एक जो इधर होते हैं नुकीले से ऐसे पेने पेने खड़े रहते हैं, ये होते हैं कैनाइन। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर, 2 इधर और 2 इधर, ये क्या हो गए प्रीमोलर। उसके बाद 3 इधर और 3 इधर, ये हो गए मोलर। तो ये सिर्फ एक सेट है नीचे वाला, आपके ऊपर में भी तो दांत होंगे तो वो भी सेम ही होंगे, तो डबल कर लो। जैसे मान लो इंसीजर यहाँ 4 हैं तो 4 इंसीजर ऊपर होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 8 इंसीजर हो गए इस प्रकार से। और मोलर कितने होंगे, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, मतलब 6 मोलर नीचे हैं, 6 मोलर ऊपर होंगे, तो कुल मिला के 12 मोलर होते हैं। ठीक, which ones for piercing and tearing, also find out ones that are used for chewing and grinding. अलग अलग दांतों का अलग अलग काम होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो कौन सा दांत काटने के लिए होता है, कौन सा दांत चीरने के लिए होता है, कौन सा दांत चबाने के लिए होता है, और कौन सा दांत खाने को मिक्स करने के लिए होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। हमें अब ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है
खुद खाते टाइम और टेबल 2.2 में लिखनी है। यहाँ पर टाइप ऑफ टीथ दिया हुआ है, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, कौन सा दांत से आप कट कर रहे हो या बाइट कर रहे हो, या फिर टीयर किससे कर रहे हो, किसी भी चीज़ को फाड़ना है तो आप कैसे फाड़ रहे हो। याद करो, जब आप कुरकुरे का पैकेट आपके हाथ से नहीं फटता तो आप कैसे क्या सीधे दांतों से काटते हो या टेढ़े साइड में जो आपके नुकीले दांत हैं इनसे करते हो। ठीक है, ये हो रही टीयरिंग। फिर ये याद करो कि आपके कौन से दांत हैं जो चबाते हैं खाने को, क्या आगे वाले दांत चबाते हैं या पीछे वाले दांत चबाते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा खुद पे ऑब्जर्व करो, फिर मैं आपको टेबल 2.2 कराती हूँ। चलो सुनो, ऊपर आपने पढ़ा, मैं एक और बार आपको बता देती हूँ कि हमारे पास 4 प्रकार के दांत होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसिजर। अगर हमें मान लो सैंडविच खा रहे हैं और एक बाइट लेनी है सैंडविच की, या कोई भी रोल खा रहे हैं, हम समोसा खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, तो हम एक बाइट करेंगे ना, केला खा रहे हैं, ठीक, एक बाइट मारेंगे उसमें। तो बाइट करने के लिए इंसीजर्स का यूज होता है, जो आपके आगे के 4 दांत नीचे हैं और ऊपर में भी 4 हैं। इंसीजर फिगर में देखिए इंसीजर कौन से दांत हैं आपके, ठीक। अगर मान लो आपको कोई चीज़ काटनी हो या फाड़नी हो, जैसे मैंने कुरकुरे के पैकेट या लेस के अंकल चिप्स के पैकेट का आपको बताया, तो आपका एक एक दांत होता है दोनों साइड पे और ऊपर भी एक एक होता है। कौन सा दांत है ये? कैनाइन है, चीड़-फाड़ करने के लिए। हमें ज़्यादा चीड़-फाड़ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है ह्यूमंस को, इसलिए हमें एक एक दिया है। दरअसल क्या है कि जो एनिमल्स है ना, टाइम के साथ साथ उनके दांत में डेवलपमेंट आया, जिस प्रकार का वो खाना खाते हैं उस प्रकार के उनके दांत हो गए। अब इंसानों को 4 प्रकार के और ऐसे ऐसे दांत क्यों दिए हैं? क्योंकि इंसान एक छोटे से बीज से लेके बड़े बड़े चीज़ें भी खाता है ना, जैसे मांस खा रहा है या पूरा चिकन लेग पीस खा रहा है और छोटा सा बीज भी खा रहा है, तो छोटी चीज़ बड़ी चीज़ हर प्रकार की चीज़ खा रहा है, तो इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ दांत हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर बात कर ली जाए आपकी एक्टिविटी 2.2 की, तो कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, लोअर जॉ एंड अपर जॉ, ये तो बराबर होंगे, जितने आपके लोअर जॉ में होंगे उतने ही आपके अपर जॉ में होंगे, और फिर हम टोटल देख लेंगे कि कितने दांत हैं। तो मैं एक बार पेन ले लेती हूँ ताकि मैं लिख सकूँ थोड़ा सा। तो देखो, कटिंग टीथ हमारे लोअर जॉ में होते हैं 4 और अपर जॉ में भी होते हैं 4, तो टोटल कितने हो गए? 8। अगर हम काटने वाले दांत की बात करें जो कि कैनाइन है, लोअर जॉ में 2, अपर जॉ में 2, टोटल हो गया 4। अगर बात करें हम चूइंग एंड ग्राइंडिंग, तो ये जो पीछे के दांत है ना, ये आराम से करते हैं। देखो 3 तो ये हो गए मोलर और 2 हो गए प्रीमोलर, कितने हो गए? 5 हो गए ना, तो नीचे 5 और 5 10 और ऊपर भी 10, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 20। बात समझ में है कैसे 20? चबाने वाले ये दांत होते हैं पीछे के। ऊपर देखो पेन कहाँ चला रही हूँ, पीछे के 3 मोलर और आगे के 2 प्रीमोलर, ये चबाते हैं आपके खाने को। तो नीचे का जो दिया है ये, तो ये 10 हो गए और ऊपर भी 10 होंगे, तो कितने हो गए? 20। टोटल कितने दांत हो जाएंगे आपके? 20 + 4 24 और 24 + 8 कितना होगा? 32। 32 दांत होते हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन सबके 32 दांत नहीं होते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि जो ये पीछे की विजडम टीथ कहते हैं इसको, अक्ल दांत, ये सबकी नहीं होती है ना, एक समय के बाद ही आती है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा निकालते हैं, यानी लार। तो क्या आप जानते हैं सलाइवा करता क्या है खाने के साथ? इसे पढ़ने के लिए एक्टिविटी 2.3 देखेंगे। एक टेस्ट ट्यूब ए लीजिए, दूसरे टेस्ट ट्यूब बी लीजिए। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर आप नॉर्मल बॉइल्ड राइस डाल दीजिए और टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आप वो बॉइल्ड राइस डालिए जिनको आप मुंह में 3 से 5 मिनट तक चबा चुके हो। ठीक है, अब add 3 to 4 ml of water in both test tube। थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल दीजिए दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe। अब आपको आयोडीन सॉल्यूशन की 2 या 3 बूंद दोनों ही टेस्ट ट्यूब में डालनी है और अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। Why is there a change in a color in the test tubes?
टेस्ट ट्यूब्स के अंदर चेंज क्यों आया कलर में? डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल बनाता है। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ वोकल कैविटी। जीभ हमारी क्या होती है? बिल्कुल जीभ के अंदर कोई हड्डी तो नहीं होती है, वो मांस की बनी होती है, मस्कुलर ऑर्गन है जो कि एकदम पीछे से बैक से जुड़ी होती है हमारी वोकल कैविटी के। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। अपनी जीभ चला के देख लो, इधर उधर हर डायरेक्शन में चली जाती है ना, फ्री होती है आगे से। क्या आपको पता है कि हमारी जीभ का क्या फंक्शन होता है? जीभ क्या करती है? We use our tongue for talking। वैसे हमें लगता है कि जीभ बिल्कुल फालतू है या जीभ क्या करती है, जरा अपनी जीभ को अपने हाथ से पकड़ो और बोल के देखने की कोशिश करो, आपको पता चल जाएगा। बिना जीभ के आप बोल भी नहीं पाओगे सही तरीके से। तो हम बोल सकते हैं टंग का काम होता है हमें बोलने में हेल्प करना, इन टॉकिंग। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड। बोलने के साथ साथ जीभ क्या करती है? सलाइवा को खाने के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है और खाने को निगलने में भी हेल्प करती है। और तो और खाने का टेस्ट भी हमें जीभ की वजह से ही आता है, क्योंकि जीभ के ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें अलग अलग स्वाद का पता करने में हेल्प करते हैं कि कोई चीज़ तीखी है, मीठी है, खट्टी है, कड़वी है। ये सब हमें जीभ के कारण पता चलता है। तो चलो देखते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए आपको टंग का एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डिफरेंट रीजन्स हैं, ये 1 2 3 और इस प्रकार से ये एरियाज, ये डिफरेंट टेस्ट का हमें पता करने में हेल्प करते हैं। इसको हम जानेंगे एक्टिविटी 2.4 से। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ, हमें अलग अलग थोड़े सैंपल्स बनाने हैं। किसके? शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर कर्ड। अब आप समझ रहे हैं ये अलग अलग चीज़ें क्यों करी हैं? क्योंकि इनका टेस्ट अलग है। शुगर सॉल्यूशन मीठे का टेस्ट के लिए, कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन नमकीन के लिए, लेमन जूस खट्टे के लिए और नीम या फिर करेले का जूस कड़वे के लिए। तो हर तरह का टेस्ट हमें पता चले उसके लिए हमने ये लिया है। Blindfold one of your classmate and ask her or him to take out the tongue and keep it in a straight and flat position। अपने किसी दोस्त को बोलो कि अपनी जीभ बाहर करे और एकदम सीधी जीभ रखे। उसके बाद यूज अ क्लीन टूथपिक to put the above sample one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6। यूज अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल। अब आपको क्या करना है? एक साफ सुथरी टूथपिक लेनी है और उस पर सारे सैंपल्स को एक एक करके लगा के देखना है और अपने दोस्त से पूछना है कि उसको क्या टेस्ट आ रहा है। उसकी आंखों पे तो पट्टी बंधी है क्योंकि, और टूथपिक आप जब भी लें तो नई लें ताकि टेस्ट का मिक्सिंग ना हो जाए। Ask the classmate which area of tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substance। आपने मान लो शुगर सॉल्यूशन में एक बार टूथपिक करी, फिर आप उसके दोस्त की जीभ पे यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ और उससे पूछो कि कैसा टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर आपने जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस थे उनको आपको नोट डाउन कर लेना है। देखो हमें इस एक्टिविटी से ये पता पड़ा कि जो डिफरेंट बर्ड्स होते हैं, बर्ड बोलते हैं इनको, तो ये बर्ड हमें अलग अलग टेस्ट का पता करते हैं। जैसे ये जो आगे का टंग का टिप होता है इससे हमें स्वीट का पता पड़ता है। साइड के ये वाले जो हैं इनसे हमें सॉल्टी यानी नमकीन चीज़ का पता पड़ेगा। ये जो इधर के हैं ना ये वाले थर्ड जो बने हुए हैं दोनों साइड में, इनसे हमें सार यानी खट्टे का पता पड़ता है और पीछे का जो एरिया है इससे हमें कड़वे का पता पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, वैसे तो बर्ड्स हर जगह हर प्रकार के हैं, लेकिन मेनली आपको टिप पर स्वीटनेस मिलेगी और इस तरह का मिलेगा। तो ये हो गए आपके बर्ड काय के टंग के। अब फूड पाइप और ईसोफेगस के बारे में पढ़ने से पहले कुछ ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज हमें दी गई थी उसके बारे में जान लेते हैं। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा जिनके दांत खराब हो जाते हैं, कीड़ा वीड़ा लग जाता है, तो क्यों होता है? तो जनरली हमारे मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, बट वो हमारे मुंह के लिए ख़राब नहीं होते, हार्मफुल नहीं होते। बट अगर हम अपने मुंह को और दांतों को साफ नहीं रखेंगे तो कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज
ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे खाने में मौजूद जो शुगर होती है, जो खाने में मतलब हम खाना खाते हैं, अब वो दांत में चिपका रह जाता है लेफ्ट ओवर हमारा फूड, तो उसके अंदर जो शुगर होती है ना उस पर अटैक करते हैं और उससे एसिड रिलीज करते हैं, और ये एसिड क्या करता है, हमारे दांतों को डैमेज करता है। इसी को हम टूथ डिके कहते हैं। देखिए धीरे धीरे इतना सा था, फिर और दरार आई, फिर यहाँ से कट गया, फिर ऐसे पूरा आपका, हम इसी चीज को तो कहते हैं कीड़ा लग गया, ये आपका टूथ डिके हो रहा है। If it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases result in tooth loss. अगर देखो टाइम पे ध्यान नहीं रखा जाए, ट्रीटमेंट ना लिया जाए, तो दांत में बहुत दर्द होता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपका दांत ही गिर जाए। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। तो इसलिए बोला जाता है कम टॉफी खाओ, कम चॉकलेट खाओ, मिठाई कम खाओ, सॉफ्ट ड्रिंक्स कम पियो, है ना, लिमिटेड पियो, और अपने दांतों को साफ रखो। दिन में 2 बार ब्रश करो, स्पेशली रात में भी सोते टाइम आपको उससे पहले ब्रश करके सोना चाहिए। ठीक है, ब्रश भी करना चाहिए या आप दातुन कर सकते हो। एंड डेंटल फ्लॉस, अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज मूव between two teeth to take out trapped food particles। हम डेंटल फ्लॉस का भी यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है, एक थ्रेड जैसा होता है जैसे 2 दांत के बीच में फंसाते हैं ताकि जो छोटा मोटा कण होता है खाने का वो बाहर निकल आ जाए। दिन में 2 बार यूज करना चाहिए। अपने मुंह को हर खाना खाने के बाद अपने मुंह को थोड़ा अच्छे से साफ करना चाहिए, है ना। वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स ऑन एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन दी माउथ। किसी को भी मुंह में जो उंगली डालने की आदत होती है ऐसे नहीं करना चाहिए, गंदी आदत है ये। और हमेशा चीज़ों को साफ करके खाना चाहिए। आप कोई फ्रूट खा रहे हो तो उसको भी अच्छे से वॉश करें फिर खाएं। अब एक और बात मैं आपको बताती हूँ। समटाइम्स क्या होता है कि हम जब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या बात करते हैं या हंसते हैं, है ना, खाते टाइम, तो यू में कफ, गेट, हिकअप्स और चॉकिंग सेंसेशन। कभी कभी हिचकी भी आने लगती है और ऐसा लगता है कुछ फंस गया है जैसे कि। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ऐसा तब होता है जब खाना फूड पाइप में ना जाते हुए विंड पाइप में चला जाता है, मतलब खाने वाली नली में नहीं जा रहा, सांस वाली नली में चला गया, तब ऐसा होता है। विंड पाइप के अंदर क्या होता है, एयर होती है जो हमारी नाक से होते हुए यानी नॉस्ट्रल्स से होते हुए लंग्स में जा रही होती है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। जैसे फूड पाइप जैसे जाती है ना, उसी के पास से ये विंड पाइप भी जा रही होती है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। हमारा जो गला है ना वहाँ पर विंड पाइप और जो हमारी फूड पाइप है ना उसका जो रास्ता है ना वो एक ही जैसा हो जाता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि खाना हमारा विंड पाइप में नहीं जाता। During the act of swelling, a flap-like valve closes the passage of windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we feel choked, get hiccups or cough. जब हम खाना खा रहे होते हैं तो वो जो विंड पाइप वाला रास्ता होता है ना वो बंद हो जाता है। अगर और बाई चांस वो विंड पाइप वाला रास्ता खुला रह जाए तो खाना विंड पाइप में चला जाता है और उससे क्या होता है, हमें हिचकियाँ आने लगती हैं या हमें ऐसा लगता है कुछ फंस गया हमारे गले में, कुछ इस टाइप का कफ जैसा हमें फील होने लगता है। इसलिए खाना थोड़ा आराम से धीरे धीरे तरीके से शांति में खाएं। तो हम बात कर रहे थे फूड पाइप और ईसोफेगस की, जिसके बारे में अभी मैंने आपको एक चीज़ भी बताई कि विंड पाइप और फूड पाइप बराबर ही पे रहती है ना। तो उसी पाइप की हम बात कर रहे हैं, फूड पाइप, जिसको एक और नाम से जाना जाता है ईसोफेगस के नाम से। The swallowed food passes into the food pipe और esophagus. Look at figure 2.2। हम जब खाना अपने मुंह से डालते हैं तो देखो ये नली है, इसी को ईसोफेगस कह रहे हैं। इसके थ्रू ये खाना आ रहा है नीचे, कहाँ, पेट में, हमारे स्टमक में। The food pipes runs along the neck। नेक के सहारे, गर्दन के सहारे होते हुए नीचे पेट तक जाती है ये। पहेली wants to know how food moves in the opposite direction during vomiting। पहेली के दिमाग में ये आ रहा है कि वैसे तो खाना नीचे जाता है, ठीक है, हर चीज नीचे की तरफ जाती है, लेकिन जब हमें उल्टी आती है उस टाइम खाना ऊपर की तरफ कैसे आ जाता है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी।
फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मली कि वो जो खाना है हमारा इसोफेगस से स्टमक तक जा रहा है, ठीक है। फूड इज पुश्ड एंड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप में क्या होता है, जो फूड पाइप की जो दीवारें होती हैं वो खाने को ढकेलती है नीचे की तरफ, ठीक है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये प्रोसेस चलता रहता है, जिस मूवमेंट की वजह से खाना नीचे 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 आता जाता है और अल्टीमेटली एनस तक पहुंच ही जाता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा पेट उस खाने को अलाउ नहीं कर रहा। पेट क्या करता है, दरवाजे बंद कर लेता है कि मैं नहीं, खाने को अंदर नहीं आने दूंगा, गेट बंद कर लिए पेट ने। अब फूड पाइप क्या करेगी, फिर उस खाने को उल्टा लौटा देगी। तो जब खाने को उल्टा लौटा देती है फूड पाइप तो आपको उल्टी हो जाती है। Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. तो याद करो, जब भी आपको कभी उल्टी हुई है तो उल्टी क्यों हुई है, क्या रीजंस होते हैं आपको वॉमिट होने के। अब स्टमक देख लेते हैं। दांत की बात कर ली, मुंह की बात कर ली, जीभ की बात कर ली है ना। अब स्टमक तक खाना आएगा। तो स्टमक क्या है, एक थिक बॉल का, दीवालों का एक बैग टाइप का है और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, फ्लैट एंड जे की तरह, जैसे हमने पिचका दिया हो जे को, उस तरह से हमारा ये पेट दिखता है कुछ कुछ। और सबसे ज़्यादा चौड़ा वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, मैंने अभी आपको बताया था, वकल कैविटी से लेकर पूरा, मतलब ये आपका मान लो मुंह है तो यहाँ वकल कैविटी से लेकर नीचे आएगा, फिर यहाँ आपका पेट होगा कुछ इस प्रकार का, है ना। देखो ड्राइंग पे मत जाना। फिर ये आपका क्या रहेगा, इंटेस्टाइन होगा कुछ इस प्रकार का, फिर नीचे आ जाएगा एनस, ठीक है, जिसके थ्रू आपका खाना बाहर जाता है। तो ये पूरे इंटेस्टाइन का जो सबसे चौड़ा पार्ट होता है, चौड़ा समझते हो ना, वाइड, वो आपका होता है स्टमक। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये इसका जो एक हिस्सा होता है वो कहाँ से, फूड पाइप से खाना आता है पेट में, और दूसरा हिस्सा किससे जुड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। जो हमारे पेट की अंदर की जो दीवार है ना, उसके अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है, कुछ सब्सटेंस होते हैं, म्यूकस होता है, एक एसिड होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कुछ डाइजेस्टिव जूस भी होते हैं। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक्स की दीवारों को, ठीक है, किससे, एसिड से। और एसिड क्या करता है, एसिड तो खतरनाक चीज है ना, फिर पेट में क्या कर रहा है, लेकिन पेट का एसिड हमारे लिए अच्छा है, क्यों, क्योंकि खाने में मौजूद जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनको एसिड मार देता है पेट के अंदर ही। एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, और जो खाने का मीडियम होता है उसको थोड़ा एसिडिक बना देता है, जिससे डाइजेस्टिव जूस आराम से काम कर पाते हैं और खाने को पचा पाते हैं। डाइजेस्टिव जूस पेट के अंदर क्या करते हैं, प्रोटीन्स, जो प्रोटीन हम खाते हैं ना, दाल, जैसे तुम दाल खा रहे हो, पेट में गई तो दाल के अंदर जो प्रोटीन थे वो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाते हैं और इजीली पचते हैं। अब हमारा खाना कहाँ आ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा पेट के बाद। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा रहता है आपको पता है ना, अभी बात की थी हमने कि बहुत लंबा होता है। कितना लंबा, 7.5 मीटर्स लॉन्ग, बाप रे इतना लंबा। लेकिन पेट के अंदर कैसे रहता है, बिल्कुल कॉइल की तरह से घुमा हुआ रखा रहता है तभी, वरना अगर लंबा लंबा डालो तो कैसे आएगा, नहीं आ पाएगा, इसलिए कॉइल की तरह घुमा हुआ रखा रहता है। It receives secretion from the liver and pancreas. Besides, its walls also secrete juices. अब ये जो juices है ना, जिनकी बात की जा रही है अब तक, ये सारे juices हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के अंदर कौन कौन से जूस हैं, तो लीवर से भी जूस मिलता है इसको, पैनक्रियास से भी जूस मिलता है, और तो और स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने खुद के भी कुछ जूसेस होते हैं। The liver is a reddish brown gland situated in upper part of the abdomen on the right side. लीवर की बात करी जाए, जिसका जूस पैनक्रियास के अंदर आता है, तो ये कुछ रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है, एब्डोमेन के राइट साइड में होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। अगर ग्लैंड्स की बात करें तो बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होगा, लीवर होगा।
1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो लीवर कौन सा जूस छोड़ता है? तो लीवर के अंदर से बाइल जूस निकलता है ना। इट्स स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। और जो बाइल जूस निकलता है लीवर से वो किस में जाके जमा हो जाता है? एक बोरी जैसे एक थैले में जमा हो जाता है, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। बाइल जूस किस लिए ज़रूरी होता है? तो डाइजेशन ऑफ फैट्स के लिए ज़रूरी होता है। फैट्स समझ रहे हैं ना, हमारे खाने के जो कंपोनेंट्स हैं इम्पॉर्टेंट, उनका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये फैट्स वाली होती हैं और इनके डाइजेशन में बाइल जूस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अब बात आती है लीवर के बाद पैनक्रिया की। तो पैनक्रिया क्या है? इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। इसका कलर कैसा होता है? क्रीम जैसा होता है और ये पेट के जस्ट नीचे होता है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। पैनक्रियाटिक जूस सब पे एक्ट करते हैं। किस किस पे? कार्बोहाइड्रेट्स पे भी, फैट्स पे भी और प्रोटीन्स पे भी। और इनको तोड़ के सिंपल बना देते हैं ताकि इजीली डाइजेशन हो सके। आगे देखेंगे द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन where intestinal juice completes the digestion of all components of the food। अब देखो जैसे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन इस प्रकार से पूरा बना रहता है, तो अब आखिर में पहले लीवर आ गया, उसने अपना जूस दिया बाइल जूस, फिर पैनक्रियास आ गया, उसने पैनक्रियाटिक जूस दिया। ठीक है, तो अब खाना आधा पच चुका है ना। अब आगे खाना आएगा तो डाइजेशन को, खाने के हर कंपोनेंट को, यहाँ आके आपका खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स लाइक ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो हमने खाने में खाए थे, जो हमें गेहूं वगैरह से मिले थे, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हमने फैट्स वाले खाना खाया था वो फैटी एसिड बन जाता है या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोटीन्स जो हमने दाल से लिए थे वो अमीनो एसिड में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको याद रखना है। दोबारा रिपीट करती हूँ, कार्बोहाइड्रेट क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड बन जाएगा और फैट्स फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमारा खाना तो पच गया, अब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन का काम होगा, क्योंकि हमने जो खाना खाया उसमें कुछ विटामिन, प्रोटीन्स, ये अच्छी अच्छी चीज़ें थी ना, न्यूट्रिएंट्स थे ना, इनको हमें एब्जॉर्ब भी करना है। तो एब्जॉर्प्शन का काम होगा अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि खाना तो पच चुका है। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। अब जो ये हमारा पचा हुआ खाना था वो कहाँ चला जाएगा? जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार है उसमें कुछ ब्लड वेसल्स है, उनमें जाएगा और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन इंटेस्टाइन? देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार होती हैं उनमें उंगली, फिंगर लाइक ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं। ये तो इतना बड़ा मैंने बना दिया है, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, इनको हम विली कहते हैं। तो ये विली करती क्या है? विली ना सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन का डाइजेस्टिव फूड के। ईच विली हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब digestive food material. The absorbed substance are transported to organs of the body where they are used to build complex substance such as proteins required by the body. This is called assimilation. अब देखो, इतना सब पढ़ने का क्या मतलब रहा, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। ये जो विलीज हैं इनमें होती है, इनके आसपास ब्लड वेसल्स होती हैं। अब वो ब्लड वेसल्स हमारे खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं और पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देती हैं ब्लड के थ्रू। ठीक है, ताकि हमें ताकत आए। और इस पूरी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। हमारे जो सेल है, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। जैसे आपका एक घर है वो ईंटों से बनता है, वैसे ही शरीर सेल से बनती है। सेल बहुत छोटे होते हैं, एकदम से हमें दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है।
तो जो सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना वो ब्रेक होता है, टूटता है, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। जब ऐसी प्रोसेस होती है तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ तक हमने खाना खा लिया था, खाना इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पच गया, फिर उस खाने को हमने क्या करा, ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे हमारे शरीर के हिस्सों में पहुंचा दिया। खाना फिर सारे हिस्सों में पहुंचने के बाद सेल में पहुंचा। सेल के अंदर क्या हुआ कि जो एनर्जी बनाने की प्रोसेस आई, क्योंकि खाना खाने से तो हमें एनर्जी मिलती है, तो वो ही ये प्रोसेस है कि सेल के अंदर ग्लूकोज जो हमें मिला है खाने से वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की मदद से, क्योंकि हम ऊपर से सांस भी ले रहे होते हैं ना, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तब। फिर जब हमें ऑक्सीजन भी मिल रहा है और हमने जो खाना खाया है उसका ब्रेक डाउन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली और वाटर निकला, उसके साथ एनर्जी निकलती, यही एनर्जी होती है जो हम कहते हैं ना खाने से एनर्जी आ रही है, ये वही एनर्जी है। अब कुछ खाना ऐसा भी तो था जो बेकार था, जो पचा नहीं, जिसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में काफ़ी चौड़ा होता है, लेकिन अगर लंबाई की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, लेकिन इसको लार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा मोटा सा होता है ना, चौड़ा होता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर ही है, लेकिन अगर बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की तो बहुत लंबा होता है, कहने को स्मॉल है बस 7.5 होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये सारा पानी एब्जॉर्ब करता है और कुछ ज़रूरी सॉल्ट्स जो कि अनडाइजेस्टेड फूड में होते हैं उन सबको सोख लेता है, और जो रिमेनिंग वेस्ट होता है उसको रेक्टम तक ले जाता है। Remains there as semi-solid phases. The feces matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. और पूरा पानी जो भी जितना पानी सोख सकता है उतना कर लेता है, फिर बचा कुचा जो भी मटेरियल होता है एनस के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाता है, और इसी प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। तो अभी तक हमने देखा इंसानों में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है। अब हम डाइजेशन देखते हैं उन एनिमल्स का जो कि घास खाते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी काउस, बफेलो या कोई भी जो जानवर घास खाता है उसको कभी देखा है चबाते हुए, कंटिन्यूसली चबाते रहते हैं। जब वो खाना खा लिया उसके बाद भी बैठे बैठे चबाते रहते हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमेन। ये लोग क्या करते हैं कि जब इनको चारा डाला जाता है, खाने के लिए दिया जाता है, तो ये जल्दी जल्दी तो खा लेते हैं, बस स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, चबाते नहीं है। तो जब ये फ्री टाइम में बैठे रहते हैं ना तो चबाते हैं फिर, ताकि डाइजेशन हो सके। अब जो खाना इन्होंने जल्दी जल्दी निकल लिया वो इनके पेट के एक ऐसे हिस्से में जाके रहता है जिस हिस्से का नाम है र्यूमेन। हियर द फूड गेट्स पार्टली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। इस हिस्से में जाने के बाद जो इनका खाना होता है आधा डाइजेस्टेड हो जाता है और इसको हम कर्ड कहते हैं, कर्ड। ठीक है, बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन, याद रखना। और इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें र्यूमिनेंट्स कहते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत ज़्यादा, भैंस तो सबसे ज़्यादा करती है, बफेलो बैठती है उसके मुंह से झाग सा गिर रहा होता है, और फ्री टाइम में वो यही करते हैं, जल्दी जल्दी खा लिया, फिर जो पार्शियली खाना था, कर्ड था, वो उनके मुंह में थोड़ा थोड़ा करके आता रहता है और उसको वो चबाते रहते हैं। ये पूरी प्रोसेस क्या है, रिमिनेशंस है, और इस तरह के एनिमल्स को हम रिमिनेंट कहते हैं। जो घास होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज होता है, काफ़ी ज़्यादा सेल्यूलोज होता क्या है, दरअसल एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो जो एनिमल्स होते हैं रिमिनेंट्स, जैसे कि कैटल होती हैं, मान लो डियर हो गया, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमेन, इनके अंदर, इनका जो र्यूमेन है ना, स्टमक का एक भाग, वहाँ एक बैक्टीरिया होता है जो इनके सेल्यूलोज को हेल्प करता है डाइजेशन में।
Many animals including humans cannot digest cellulose. दूसरे एनिमल्स, इवन हम ह्यूमन बीइंग्स भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ना कर सकते हैं. Animals like horses, rabbits, etc. have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human beings. तो देखो जो रैबिट होते हैं वो भी घास खाता है और हॉर्सेस, तो इनके अंदर भी सेशियम करके एक लार्ज थैला टाइप का होता है जो कि ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, जो इन्हें हेल्प करता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, और ये चीज़ ह्यूमंस के अंदर नहीं होती. So far you have learnt about animals which possesses digestive system, but there are many small organisms which do not have mouth and a digestive system. तो अभी तक हमने देखा कि बहुत सारे एनिमल्स हैं और उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, चाहे ह्यूमंस हो या दूसरे कैटल जैसे एनिमल हो. बट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं ना तो उनका मुंह होता है और ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम. देन हाउ डे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड? अगर मुंह नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो खाना कैसे लेते होंगे, कैसे फिर वो खाना पचता होगा? इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक. तो अब मैं आपको इसी तरह के एनिमल्स के बारे में बताने वाली हूँ जिनका ना मुंह है ना डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन फिर भी खाने को इनटेक करते हैं. फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. तो अगर हम अमीबा की बात करें तो ये अमीबा आपको ऐसे ही नहीं दिखेगा कि चलता फिरता आपको कहीं दिख रहा हो, बिकॉज बहुत छोटा होता है, यूनिसेलुलर होता है. हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. ज़्यादातर ये हमें तालाब वाले पानी में मिलता है. Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. अब थोड़ा जरा इस स्ट्रक्चर पे नज़र मारो, ये अमीबा है, ठीक है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ये जो बीच में आपको पोर्शन दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पर फूड पार्टिकल आता है, फिर इस साइड की जो जगह है ना ये इसको अपने अंदर डाल कर लेती है, फिर ये खाना अंदर की तरफ आ जाता है, और फिर जब इनको ये खाना अपने शरीर से बाहर फेंकना होता है तो सेम इसी प्रोसेस से खाना इनका बाहर भी हो जाता है. और ये आपको सूडोपोडियम दिख रहा होगा लिखा हुआ. तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं आगे की तरफ, ऐसा लगता है 2 उंगली बाहर आगे तरफ आ रही हैं और इस खाने को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है. तो ये सूडोपोडिया होता है जो कि खाने को कैप्चर कर लेता है. Amoeba feeds on some microscopic organism. When it sends food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. जैसे हमारा खाना खाने के सिस्टम को इनटेक को इंजेशन कहते थे, है ना, वैसे इनके खाने को अंदर लेने को एनगल्फ कहते हैं. क्या कहते हैं? एनगल्फ. तो जैसे ये कोई अमीबा है, ठीक है, कुछ इसी प्रकार का होता है, इसको लगा कि मेरे आसपास कोई खाना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने इस हिस्से से सूडोपोडिया जैसे फिंगर लाइक वो बना लेगा, स्ट्रक्चर उठा देगा और यहाँ पर इसका खाना आके फंस जाएगा, तो उस खाने को ये कैप्चर कर लेगा और धीरे धीरे इस मूवमेंट के थ्रू उसका खाना यहाँ अंदर आ जाएगा, फिर इस खाने को वो डाइजेस्ट कर लेगा. ठीक. द डाइजेस्टिव juices are secreted into food vacuole. यहाँ पर बाकी में फूड वॉक्यूल्स भी होते हैं जहाँ पर ये खाना आएगा. यहाँ पर कुछ जूसेस होते हैं जो उस खाने को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं. कैसे डाइजेस्ट होता है? सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है इन जूसेस की मदद से और खाना जो भी है वो डाइजेस्ट हो जाता है. फिर खाना डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है. एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन. जब हम खाना एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो किस किस चीज़ में काम आता है? मल्टीप्लिकेशन में. मतलब ये अपने जैसे और अमीबास बना सके. अगर इस अमीबा को मान लो कुछ चोट लग गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो हो सके, अमीबा की ग्रोथ हो सके. और जो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है, बेकार रहता है, वो उसी माध्यम से, इसी सेम तरीके से वो बाहर फेंक देता है. ठीक है. द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी सेम इन ऑल animals. In later chapter you will learn about transport of food absorbed by intestine to the various parts of the body. तो जो बेसिक प्रोसेस होती है ना डाइजेशन की, वो ज़्यादातर एनिमल्स में सेम ही होती है,
इस चैप्टर में आपने बहुत कुछ सीखा, स्पेशली ह्यूमंस के बारे में आपने देखा कि किस प्रकार से हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, वोकल कैविटी से लेके एनस तक होता है। फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल के कुछ सिक्स मेजर कंपार्टमेंट्स भी डिवाइड करे, हमने उन 6 कंपार्टमेंट्स को डिटेल में स्टडी किया। फिर हमने ये भी देखा कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो कैसे खाते हैं, ठीक है, कैसे उनका खाना पचता है। उसके बाद हमने ये सीखा कि जिन एनिमल्स के पास ना मुंह है ना डाइजेस्टिव सिस्टम, वो कैसे इस खाने की प्रोसेस को करते हैं। अमीबा के थ्रू एक एग्जाम्पल हमने अमीबा को लिया और ये चीज़ समझी। इसी के साथ आपका जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का चैप्टर है फिनिश होता है। मिलेंगे चैप्टर 3 में। क्लास 7 की ज्योग्राफी भी मैं करवा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं क्लास 7 की हिस्ट्री करवाऊँ, पॉलिटी करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना। देखो, आपकी बुक में कुछ एडिशनल जानकारी दी हुई थी इस चैप्टर के अंदर, उसको भी देखना ज़रूरी है। ये जो वर्किंग थी है ना कि स्टमक कैसे काम करता है, ये एक डिस्कवरी जो हुई थी कि स्टमक कैसे काम करता है, ये 1822 में हुई, एक एक्सीडेंट के थ्रू हुई थी, है ना। इन 1822 अ मैन नेम्ड एलेक्स सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉटगन। 1822 की बात है, एक आदमी है जिसका नाम है अलेक्सिस सेंट मार्टिन, इसको क्या लगा, गोली लग गई, ठीक। The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. उसके जो सीने की जो पूरी ये दीवार थी ना, उसको बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था और उसके स्टमक में छेद हो गया था। He was brought to an American army doctor, William Beaumont. The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged. इसको लेके आया गया एक आर्मी डॉक्टर के पास अमेरिका के, तो इंसान की जान तो बच गई, लेकिन जो गड्ढा हो गया था पेट में वो सही नहीं हो पाया, प्रॉपर्ली बंद नहीं हो पाया, उस पर बस बैंडेज कर दिया गया था। ब्यूमॉन्ट took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. ब्यूमॉन्ट जो था डॉक्टर, उसने सोचा कि वाह, मेरे को एक अवसर मिल गया, अब मैं पेट के अंदर आराम से देख पाऊंगा। He made some wonderful observations. जब उसने पेट के अंदर देखा तो उसको बहुत सारे observations हुए, उसके क्या क्या थे वो। Beaumont found that the stomach was churning food. Its wall secreted a fluid which could digest the food. Churning समझते हो? आपने कभी देखा आपके घर में दादी आपका मठा चर्न करती है ऐसे खींच खींच के, तो आपका मठे से वो निकल आता है घी वगैरह, तो उसको हम चर्निंग कहते हैं। तो हमारा पेट भी ऐसे खाने को चर्न करता है और हमारे पेट के अंदर से फ्लूइड निकलता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। He also observed that the end of stomach opens into intestine and only after digestion the food inside the stomach is completed. तो ये जो प्रोसेस मतलब हमने अभी पढ़ी थी ना, ये इस वजह से हो पाया क्योंकि ये 1822 में एक आदमी को गोली लग गई। देखा किस प्रकार से एक्सीडेंटली, मतलब एक्सीडेंटली का मतलब समझ रहे हो कि कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की थी कि हम स्टमक की स्टडी करेंगे और किसी को गोली लगी, पेट में छेद हो गया किसी के, तो डॉक्टर ने उसका फ़ायदा उठा के देखा पेट में झांक के, तब उसको पता पड़ा कि ऐसा ऐसा होता है और आज हम उसे पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं जो गलती से हो गई हैं, किसी ने खुद से नहीं करी, लेकिन आज वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अब बात कर लेते हैं डायरिया की। डायरिया के बारे में क्या बताया जा रहा है। समटाइम you may have experienced the need to pass watery stool frequently. This condition is known as diarrhea. कई बार हमें लूज मोशंस हो जाते हैं, हमारे स्टूल थोड़े से वाटरी हो जाते हैं, ये सिचुएशन जो होती है इसे डायरिया कहते हैं। ये क्यों होता है? ये तब होता है जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर फूड पॉइजनिंग हो जाए या फिर हमारा खाना पच ना पाए। ये हमारे इंडिया में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, ज़्यादातर बच्चों में प्रॉब्लम देखी जाती है क्योंकि उल्टा सीधा कुछ भी खा लेते हैं। अंडर सीवियर कंडीशंस इट कैन बी फैटल, लेकिन अगर इसका सही टाइम पे इलाज ना हो तो ये घातक सिद्ध हो जाता है, मतलब जान भी जा सकती है। This is because of excessive loss of water and salts from the body.
Diarrhea should not be neglected. Even before a doctor is consulted, the patient should be given plenty of boiled and cool water with a pinch of salt and sugar dissolved in. This is called oral rehydration solution, ORS. देखो ये घातक हो सकता है। अगर आपने किसी को डायरिया हुआ, मान लो लूज मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, तो आपके शरीर से पानी निकलता जाएगा, सॉल्ट्स निकलते जाएंगे, जो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है, मौत हो सकती है। इसलिए डॉक्टर को आपने दिखा दिया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप बॉइल्ड और कूल वाटर लेते रहिए, उसमें नमक डालिए, चीनी डालिए। और आजकल तो रेडीमेड घोल आता है जिसको हम ORS कहते हैं। ORS का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये पीते रहा करिए जब भी आपको डायरिया जैसी प्रॉब्लम आए। सो नेग्लेक्ट मत करिए, सेफ रहिए, स्वच्छ रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।